हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन इम्यून रिस्पॉन्स से। लास्ट लेक्चर में हमने इससे पहले का देख लिया था। अब हम ह्यूमन इम्यून रिस्पॉन्स की डेफिनेशन हम उसमें देख ही चुके हैं। तो ह्यूमन इम्यून रिस्पॉन्स इंक्लूड करते हैं हमारा लिम्फोइड ऑर्गन्स, टिश्यू, सेल्स एंड एंटीबॉडीज। तो लिम्फोइड ऑर्गन्स सबसे पहले हम देखेंगे इसमें लिम्फोइड ऑर्गन्स। लिम्फोइड ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं विच आर मेड अप ऑफ लिम्फोइड टिश्यू। अब ये तो नाम से क्लियर हो रहा है, लिम्फोइड ऑर्गन्स, ऑर्गन्स विच आर मेड अप ऑफ लिम्फोइड टिश्यू। लिम्फोइड ऑर्गन्स हमारे दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो फर्स्ट हम देखते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जिनमें हमारा क्या होता है, एंटीबॉडीज का ओरिजिन होगा, मैचुरेशन होगा। इसकी एग्जांपल है बोन मैरो और थाइमस। बोन मैरो और थाइमस। मैचुरेशन देख लेते हैं क्या होता है। मैचुरेशन होता है डिफरेंशिएशन ऑफ लिम्फोसाइट इनटू एंटीजन सेंसिटिव सेल्स। तो ये मैचुरेशन वैसे तो हमें पता ही होता है, लेकिन फिर भी इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी गई है। फिर हम इसका फर्स्ट देखते हैं बोन मैरो। बोन मैरो ये बोन का स्ट्रक्चर है। बोन के मेन 3 पार्ट्स होते हैं, एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस और डाइफाइसिस। जो एपिफाइसिस होता है वो टर्मिनल पार्ट होता है, डाइफाइसिस मिडिल पार्ट और मेटाफाइसिस एपिफाइसिस और डाइफाइसिस के बीच का पार्ट होता है मेटाफाइसिस। जो हमारा मेटाफाइसिस पार्ट होता है वो मेनली किस में हेल्प करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग हाइट। और हम सभी को पता है कि जो हमारी हाइट है वो प्यूबर्टी तक इंक्रीज होती है। सो जो मेटाफाइसिस होता है वो कब तक प्रेजेंट होगा, अप टू प्यूबर्टी। जो मेटाफाइसिस डाइफाइसिस यहाँ पर हमारा होता है येलो बोन मैरो और यहाँ पर रेड बोन मैरो। उसके बाद आता है हमारा थाइमस। थाइमस इज लोब स्ट्रक्चर प्रेजेंट नियर हार्ट। जो थाइमस है वो एक लोब स्ट्रक्चर होता है। ये उसकी शेप बताइए किस शेप का होता है। इज लोब स्ट्रक्चर प्रेजेंट नियर हार्ट। इट सीक्रेट थाइमोसिन विच हेल्प इन मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। तो ये क्या करता है, सीक्रेट करता है थाइमोसिन, जो किस में हेल्प करता है, मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। जो थाइमस होता है वो हमारे बर्थ के टाइम पे किस साइज का होता है, लार्ज साइज का होता है। बट ग्रोथ के साथ साथ इसका साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इट बिकम अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये एक बार नीट में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो थाइमस का साइज है वो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी कैसा हो जाता है। तो वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। कैसा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, अब हमने देखा कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन से वहां क्या था, वहां होता था एंटीबॉडीज का ओरिजिन, प्रोलिफरेशन। और यहाँ क्या होगा, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का वर्क प्लेस। तो ये क्या है, हमारा वर्क प्लेस है, मीन्स एंटीबॉडीज यहाँ वर्क करेंगी। प्रोवाइड साइट फॉर इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स विद एंटीजन विच देन प्रोलिफरेट टू बिकम इफेक्टर सेल्स। तो ये क्या करेंगी, इंटरेक्शन करेंगी लिम्फोसाइट्स का एंटीजन के साथ। मैच्योर लिम्फोसाइट्स आर ट्रांसफेरेड टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। हमने देखा था कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, तो हमने देखा था अभी प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में क्या था, उनका मैचुरेशन हो रहा था। मैचुरेशन के बाद उनको यहाँ पे ट्रांसफेरेड कर दिया जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल है स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पियर पैचेज और स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स एंड माल्ट। तो अब हम देखते हैं लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स का मेन फंक्शन क्या होता है, फिल्ट्रेट द ब्लड। ये क्या करते हैं, ब्लड को फिल्ट्रेट करते हैं। और जो इनका नंबर होता है वो हम काउंट नहीं कर सकते इजिली। टॉन्सिल्स होते हैं हमारे 6 टॉन्सिल्स हैं जो फेनेक्स में प्रेजेंट होते हैं। स्प्लीन, स्प्लीन प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ लेफ्ट किडनी इन एब्डोमिनल कैविटी। अब ये हमें पता है ये किडनी कहाँ होती है, एब्डोमिनल कैविटी में। और जो स्प्लीन है वो किडनी के लेफ्ट किडनी के वेंट्रल सरफेस पे होता है। स्प्लीन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, बीन शेप स्ट्रक्चर। और स्प्लीन इज ऑल्सो नोन एज ब्लड बैंक ऑफ बॉडी बिकॉज इट स्टोर आरबीसी फ्रॉम एक्सिस और इज ग्रेवयार्ड ऑफ डेड आरबीसी। ग्रेवयार्ड ऑफ डेड आरबीसी मीन्स जो डेड आरबीसी होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं, स्प्लीन में। अब हमें पता है कि जो स्प्लीन है उसका नॉर्मली जो लाइफ साइकिल होता है वो 120 डेज के लिए होता है। तो मीन्स जब उनकी डेथ होती है, जो डेड हो जाते हैं आरबीसी, वो कहाँ आते हैं, वो स्प्लीन के अंदर आ जाते हैं। फिर हम देखेंगे माल्ट। माल्ट भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में एक बार पूछा गया है नीट में। म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। जो माल्ट है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है अबाउट 60% ऑफ टोटल लिम्फोइड टिश्यू। तो म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। अब म्यूकोसल, म्यूकोसल हमें पता है म्यूकोसल कैसा होता है, ट्राई लेयर होता है। तो जो ये ट्राई लेयर होता है इसके अंदर फर्स्ट आती है, यहाँ पे लिख देते हैं ट्राई लेयर। ट्राई लेयर, इसके अंदर जो फर्स्ट आती है एपिथेलियम, लिम्फोइड टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। तो इन तीनों में से जो इसका 50% पार्ट होता है वो टोटल लिम्फोइड टिश्यू कॉन्स्टिट्यूट करता है। एक इसकी बस फुल फॉर्म देख लीजिए, गाल्ट, गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। फिर पियर पैचेज। पियर पैचेज हमने स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर पढ़ा, तो उसमें हमें पता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है लिम्फोइड टिश्यू हैज स्मॉल पोर्स, जिनको हम बोलते हैं पियर पैचेज।
अपेंडिक्स, अपेंडिक्स हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक रोल नहीं होता है। तो हमारी इम्यूनिटी है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है वो 60 to 70% और वो होती है टी लिम्फोसाइट्स की वजह से। और जो एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी है उसको ऑल्सो नोन एज ह्यूमरल इम्यूनिटी, वो होती है बी लिम्फोसाइट्स की वजह से। अब टी लिम्फोसाइट्स में हमारे कौन से होते हैं? टी हेल्पर सेल्स, टी किलर सेल और टी साइटोटॉक्सी, टी सप्रेसर और टी मेमोरी सेल्स। बी लिम्फोसाइट्स इसमें आते हैं हमारे बी मेमोरी सेल और प्लाज्मा सेल। तो इससे ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना है, टी हेल्पर सेल, टी किलर, टी साइटोटॉक्सी, टी सप्रेसर, टी मेमोरी सेल्स। उसके बाद हम देखते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी है क्या? एंटीबॉडी इज कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन मोलिक्यूल मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स में से 2 हैवी चेन होती हैं और 2 लाइट चेन, और एंटीबॉडी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज H2L2। तो सिंपल सी बात है, ये एक बार AIPMT पूछा गया है 2006 में कि जो एंटीबॉडीज हैं हमारी बॉडी में वो कॉम्प्लेक्स क्या है, वो क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन्स। सिंपल लिखा हुआ है यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन, कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स। अब हम एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सिंपली हमने यहाँ पर देखा H2L2 मीन्स 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन। तो ये जो हैवी चेन है उनका मोलिकुलर वेट ज़्यादा होता है, तो ये हैवी चेन और ये लाइट चेन। और जो ये हैवी चेन और लाइट चेन है इनकी यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होती है एंटीजन बाइंडिंग साइट्स और वेरिएबल रीजन। इसको वेरिएबल रीजन क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पर जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है वो डिफरेंट एंटीजन के लिए डिफरेंट होती है, इसलिए इसको बोला गया है। तो जो सीक्वेंस है अमाइनो एसिड का वो डिफरेंट होता है डिफरेंट एंटीजन्स के लिए, और इसको हम बोलते हैं एन टर्मिनल भी। और जो हैवी और लाइट चेन है वो आपस में किससे कनेक्ट होते हैं? सल्फाइड बॉन्ड से, डाई सल्फाइड बॉन्ड से। और जो टोटल डाई सल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं वो होते हैं 16, और इनमें से इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स और इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। तो इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हम देख ही सकते हैं 4 होते हैं, जो इंटर मीन्स है जो हैवी चेन और लाइट चेन को ज्वाइन करते हैं। जो किसको ज्वाइन करेंगे? ज्वाइन हैवी चेन एंड लाइट चेन। तो जो हैवी चेन और लाइट चेन को ज्वाइन करते हैं वो हमारे 4 है इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, और जो रेस्ट 12 है वो है इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। उसके बाद है टाइप ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी IG इम्यूनोग्लोबिन्स। तो इम्यूनोग्लोबिन्स के हम 5 टाइप्स पढ़ेंगे IG के, बट उसमें हमारी 2 टर्म्स यूज होंगी। एक फर्स्ट वन इज ऑप्सोनाइजेशन एंड सेकेंड वन इज एग्लूटिनेशन। ऑप्सोनाइजेशन भी एक कौन सी टेक्निक है? इज अ टेक्निक दैट ट्रैप द पैथोजन फ्रॉम ऑल साइड्स। इसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी एंटीबॉडीज IgM और IgG, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है IgM। और कोटिंग ऑफ बैक्टीरिया विद ऑप्सोनिया एंटीबॉडी फैसिलिटेट्स फैगोसाइटोसिस। तो ऑप्सोनाइजेशन में क्या होता है? पैथोजन को ऑल साइड से ट्रैप कर लिया जाता है और उसकी पैथोजेनिसिटी को कम कर दिया जाता है। और एग्लूटिनेशन क्या है? अटैचमेंट ऑफ एंटीजन विद एंटीबॉडी, डोंट किल एंटीजन। इसमें क्या होता है? एंटीजन को किल नहीं किया जाता, सिर्फ उसको उसके साथ अटैच किया जाता है। तो की लॉक सिस्टम, की क्या है? एपिटोप एंटीजन, एंटीजन, और लॉक क्या है? पैराटोप एंटीबॉडी। अब हमने एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखा था, तो एंटीबॉडी में क्या थी? एंटीजन बाइंडिंग साइट्स थी। जब एंटीबॉडी है तो उसके साथ एंटीजन बाइंड करेंगे ना, इसी वजह से उसके पास एंटीजन बाइंडिंग साइट्स थी। तो ये टाइप ऑफ एंटीबॉडी है IG। हमारी IgA, IgG, IgD, IgE और IgM। एंटीबॉडी से जो रिलेटेड क्वेश्चन आएगा इसी टेबल से आएगा, तो आप इस टेबल का या तो SS ले लेना या फिर मैं इसे PDF के रूप में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो मोलिकुलर सबसे पहले मोलिकुलर वेट देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा मोलिकुलर वेट होता है वो IgM का होता है। तो जो सबसे हैवी है वो है IgM, 1,70,000, 1,40,000, 1,85,000, 188 एंड 960। उसके बाद इनकी फॉर्म देख लेते हैं। जो IgA होती है वो होती है हमारी डाइमर में, बाकी मोनोमर में, और IgM पेंटामर में। पेंटामर में, और हमने इसका मोलिकुलर वेट भी देखा, वो भी सबसे ज़्यादा मोलिकुलर वेट किसका है? IgM का, और इसकी फॉर्म भी क्या है? पेंटामर, और इसकी डाइमर H4L4। तो ये H2L2, 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 और वो पेंटामर। अब हम इसकी देखेंगे परसेंटेज। ये है 10 to 15%, ये 80%, ये 1 to 3%, ये 0.05, इनकी 5 to 10। तो जो सबसे ज़्यादा है, मोस्ट अबेंडेंटली जो फाउंड होती है वो है हमारी IgG। उसके बाद हम देख रहे हैं ऑकरेंस। ऑकरेंस हमारी बॉडी सिक्रेशंस में होती है मेनली। IgA कहाँ मिलती है? बॉडी सिक्रेशंस में, टीयर्स में, सलाइवा में और कोलेस्ट्रम में। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या हमारा? ये हमें कोलेस्ट्रम से मिलती है।
मदर मिल्क से, जो मिल्क फीडिंग होती है पार्चुरेशन के बाद कुछ टाइम के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम, उस मिल्क को। और आईजीजी हमें मिलती है ब्लड बॉडी फ्लूइड से। और आईजीजी जो है हमें मदर प्लेजेंटा से मिलती है। तो हमें आईजीजी फर्स्ट एंटीबॉडी होती है जो हमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिल जाती है। तो इन दोनों को याद रखने का सिंपल सा मेथड है। जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो उस टाइम पे हम एबल नहीं होते कुछ भी करने के, तो उस टाइम पे क्या होता है, हम अपनी मदर को जी से बुलाते हैं, जी जी, क्योंकि हमें उस टाइम पे एंटीबॉडी मिलती है जी। तो प्लेसेंटा में है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब हम अपनी स्टेज पे आते हैं, हमारा बर्थ हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, वो रिस्पेक्ट जो है ना वो कम हो जाती है। तो हम क्या होता है, ए पे आ जाते हैं। तो जो कोलेस्ट्रम से हम मिलते हैं वो ए, और जो हमें प्लेजेंटा से मिलती है वो जी। मतलब ये सिंपल एक नॉर्मल ट्रिक है, आप इससे इसको यूज कर सकते हैं, ये आपको याद रहेगी इससे। फिर आईजीडी, ऑन सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। आईजीडी हमें ऑन सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। आईजीजी हमारी मेनली एलर्जिक रिएक्शंस में होती हैं, तो प्रेजेंट ऑन मास्ट और बेसोफिल सेल्स, और ये हमारी बॉडी फ्लूइड में प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा में। अब हम इनके फंक्शंस देख लेते हैं। ये लोकलाइज्ड प्रोटेक्शन मींस उस एरिया पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, और ये प्रोवाइड इम्यून पावर टू ह्यूमन एम्ब्रियो। अब हमने देखा था प्लेजेंटा से मिलती है, तो सिंपल सी बात है, ये क्या करती है, इम्यून पावर प्रोवाइड करती है, किसको, ह्यूमन एम्ब्रियो को। ये इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन एंड डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून रिएक्शंस। तो डी से क्या है, डीजे, डीजे बजाएगी तो क्या करेगी, एक्टिवेट करेगी। तो जो आईजीडी है उसका मेन काम क्या है, एक्टिवेशन करना। आईजी हमने देख ही लिया था, एलर्जिक रिएक्शन। वैसे ए से एलर्जिक है, लेकिन यहाँ पर ई है, फिर भी एलर्जिक, ई एलर्जिक, ए एलर्जिक, तो सेम सा ही फील हो रहा है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। और जो एम है वो फर्स्ट एंटीबॉडी है जो जनरेट होती है किसी भी टाइम पे, डिफेंस के टाइम में। अब सिंपल सी बात है, मोलिकुलर वेट ज्यादा है तो ये सोच लेना कि मोलिकुलर वेट ज्यादा है, सबसे पहले जब भी कोई डिफेंस का काम होगा तो वो फर्स्ट टाइम पे एक्टिवेट कौन होती है, आईजीएम। फिर प्लेजेंटल बैरियर क्रॉस। अब हम ये देख रहे हैं कि इनमें से कौन सी एंटीबॉडी है जो प्लेजेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकती है। तो हमने देखा कि जो आईजीजी है वो हमें प्लेजेंटल से मिलती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। तो जो सिर्फ आईजीजी है वो प्लेजेंटा को क्रॉस कर सकती है, अदर 4 एंटीबॉडीज नहीं कर पाएंगी। और पैराटोप, पैराटोप किन में कितना होता है, आईजीए में 4, इसमें 1 1 1, एंड ये पेंटामर की शेप, तो इसमें 10। और आईजीजी जो है वो न्यूट्रलाइजेशन है। न्यूट्रलाइजेशन कौन सी है, जो प्लेजेंटा को क्रॉस कर सकती है। और आईजीएम ऑप्सोनाइजेशन भी और एग्लूटिनेशन भी। तो हम अब जितना हमने टॉपिक पढ़े हैं, जितनी हमारी वीडियोस हुई हैं, उनके हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो लास्ट टू लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नीट में आए हुए। तो जो फर्स्ट है, एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी आर कॉम्प्लेक्स। ये हमने इसी वीडियो में देखा था कि जो एंटीबॉडीज है वो क्या है, लिपोप्रोटीन्स है, प्रोस्टोग्लैंडिन्स है, स्टीरॉइड्स है, ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो सिंपल है, वो ग्लाइकोप्रोटीन्स है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन, लाइसोजाइम दैट इज प्रेजेंट इन रेस्पिरेशन सलाइवा एंड टीयर्स डिस्ट्रॉय। जो लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है हमारे सलाइवा में, टीयर्स में, वो क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ये हमने फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में पढ़ा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, द मोस्ट एक्टिव फैगोसाइटिक व्हाइट ब्लड सेल्स आर। ये हमने देखा था सेल्यूलर बैरियर्स के अंदर। तो वहां हमने देखा था न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट। तो ऑप्शन देख लेते हैं, eosinophils, lymphocytes, neutrophils, monocytes, neutrophils, eosinophils, lymphocytes एंड मैक्रोफेजेस। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन करेक्ट जा रहा है वो है न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, टू विच टाइप ऑफ बैरियर अंडर इनेट इम्यूनिटी डू द सलाइवा इन माउथ एंड द टीयर्स फ्रॉम द आई बिलोंग। तो ये भी हमने डायरेक्ट देखा ही था कि जो इनेट इम्यूनिटी में हमारे 4 बैरियर्स थे, उनमें से हमारा जो कौन सा बैरियर था जिसके अंदर हमने माउथ और टीयर्स को और आई को बिलोंग किया था, तो वो हमारा था फिजिकल बैरियर, साइटोकाइन बैरियर, सेलुलर बैरियर या फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो वो हमारा था फिजियोलॉजिकल बैरियर। किसमें था, फिजियोलॉजिकल बैरियर। उसके बाद यूज ऑफ एंटीहिस्टामिन एंड स्टेरॉइड्स गिव अ क्विक रिलीफ फ्रॉम। एंटीहिस्टामिन और स्टेरॉइड्स का हम यूज करते हैं, वो किससे रिलीफ देते हैं, वो हमें रिलीफ देते हैं हेडेक, नोजिया, एलर्जी या कफ से। तो ये हमने देखा ही था एलर्जी से। और एलर्जी के लिए जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है वो कौन सी होती है, हमारी आईजीई। क्वेश्चन नंबर 20, द अलैटिटी इन टी लिम्फोसाइट्स रेफर्स टू। तो ये हमने देखो थायराइड, टॉन्सिल, थैलेमस, इनकी हम बात की नहीं हमने इतनी ज्यादा, मेनली हमने बात की बोन मैरो एंड थाइमस। तो जो टी इन टी लिम्फोसाइट्स रेफर्स टू थाइमस।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। कॉमन कोल्ड इज नॉट क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक्स बिकॉज इट इज। सिंपल सी बात है, कॉमन कोल्ड है वो एंटीबायोटिक्स से क्योर नहीं हो रहा है। किस वजह से? नॉट एन इन्फेक्शियस डिसीज कॉज्ड बाय वायरस, कॉज्ड बाय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम, कॉज्ड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम। अब सिंपल सी बात है, जब बैक्टीरिया से डिसीज कॉज होती है तो वो एंटीबायोटिक से ट्रीट हो जाती है नॉर्मली। बट अगर वो क्योर नहीं हो रहा है तो वो किससे कॉज होता है? वायरस से। आगे हम वायरस इन्फेक्टेड डिसीज, बैक्टीरियल इन्फेक्टेड डिसीज, ऑटोइम्यून डिसीज, सभी डिसीज के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। Then 41. In which one of the following options the two examples are correctly matched with their particular type of immunity? Saliva in mouth and tear in eyes. तो हमने पढ़ा है सलाइवा इन माउथ एंड टीयर इन आइज किस में? हमने पढ़ा है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में। फिजिकल बैरियर तो ये तो हो गया हमारा गलत। म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियम लाइनिंग द यूरिनरी जेनिटल ट्रैक एंड द HCl इन स्टमक। अब HCl इन स्टमक और ये जो म्यूकस कोटिंग थी हमने किस में पढ़ा था? यूराइनोजेनिटल ट्रैक की, सभी हमने पढ़ा था फिजिकल में, तो ये हो गया गलत। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट एंड मोनोसाइट, ये हमने पढ़ा था सेलुलर बैरियर्स में। ये ऑप्शन हमारा क्या है? ठीक। बाकी फोर्थ भी देख लेते हैं, बाकी हम देखने की जरूरत ही नहीं है जब थर्ड मिल गया है। फिर भी फोर्थ, एंटी टेटनस एंड एंटी स्नेक बाइट इन्फेक्शन, एक्टिव इम्यूनिटी, ये हमने पढ़ा था पैसिव इम्यूनिटी में और उसके भी आर्टिफिशियल टाइप में। द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इनसाइड द ह्यूमन बॉडी इज कैरिड आउट बाय। तो हमने आज ही की वीडियो में देखा था सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो उनमें से क्या था? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी किससे थी? टी लिम्फोसाइट से। और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी वो थी बी लिम्फोसाइट से। तो इसका है टी लिम्फोसाइट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? बी सेल्स प्रोवाइड CMI, गलत है। यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन में देखा था कि जो CMI है वो किस होता है? टी लिम्फोसाइट से। तो जो बी सेल्स प्रोवाइड CMI, गलत। इंटरफेरॉन्स प्रिवेंट द नेबरिंग सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन, ये हमने सेलुलर बैरियर्स पढ़ रहे थे उसी टाइम पे हमने इंटरफेरॉन्स देखा था। हमने वो कापोसी सार्कोमा वाला एग्जाम्पल भी लिया था, कैंसर को भी ट्रीट करने में हेल्प करता है। एज द एज इंक्रीज थाइमोसिन इंक्रीज, गलत है। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी थाइमोसिन है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। टी सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ये भी गलत है। Which of the following immunoglobulins does constitute the largest percentage in the human milk? अब लार्जेस्ट परसेंटेज कौन सा कंस्टिट्यूट करता है ह्यूमन मिल्क में? अब हमने देखा था कि हमें जो IgA है वो कोलेस्ट्रम से मिलता है। सिंपल सी बात है, जब हमें कोलेस्ट्रम से मिल रहा है तो मिल्क की क्वांटिटी भी किस में ज़्यादा होगी? सिंपल IgA। ओके गाइज, जो हमारे टॉपिक्स हो चुके हैं लास्ट वीडियोस में या इस वीडियो में, वहां तक के हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। मैं कुछ एडिशनल एक्सरसाइज डिस्क्रिप्शन में PDF में डाल दूंगी, आप उनको सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वैक्सीनेशन से और उसके हम साथ साथ क्वेश्चन करते रहेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।